स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ में। जो हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर रहे थे उसके उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एक ट्रेंड्स है, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में हम स्टडी करेंगे। देयर आर मैनी ऑब्जर्वेबल पैटर्न्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। आपको पता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की, उसके अलग अलग पैटर्न जो ऑब्जर्व किए जाते हैं एज वी डिसेंड इन ए ग्रुप। जब हम किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर किसी पीरियड में जाते हैं। पीरियड क्या होता है? जो रो होती हैं, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ गए, ठीक है ना, जो अल्कली मेटल से नोबल गैस की तरफ गए, वो पीरियड होते हैं। और डाउन द ग्रुप जो नीचे की तरफ होता है, जैसे हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, फिर सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम है, इस तरफ गए तो उनको हम डाउन द ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे विद इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप 1 मेटल्स। अगर ग्रुप 1 की बात करें, जो अल्कली मेटल सबसे पहली फैमिली होती है, अगर हम उसमें रिएक्टिविटी की बात करें तो जो ग्रुप 1 की होती है एक्टिविटी में सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। लोअर इन एलिमेंट्स टुवर्ड द मिडल ऑफ द टेबल, मिडल में चले जाएँ तो कम हो जाती है। एंड इंक्रीजेज टू अ मैक्सिमम इन द ग्रुप 17 नॉन मेटल। 17 ग्रुप कौन सा होता है? हैलोजन फैमिली का। हैलोजन फैमिली की भी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि आपको पता है उसके बाद नोबल गैसेज आती हैं जिनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये ग्रुप के एलिमेंट क्या करते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन में मिल जाए और वो स्टेबल हो जाए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। लाइकवाइज विद इन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेटल, रिप्रेजेंटेटिव मान लो कि हम अल्कली मेटल को लेके चले, वैसे तो पता है आपको एस और पी ब्लॉक दोनों मिलके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। पर यहाँ अगर अल्कली मेटल की बात करें तो उनकी रिएक्टिविटी अगर हम डाउन द ग्रुप जाएँ, ठीक है, वेयर एज विद इन ए ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्योंकि जब मेटल की बात करें तो रिएक्टिविटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, पर अगर नॉन मेटल की बात करें तो उस केस में जो रिएक्टिविटी है डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। पहले हम स्टडी करेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देयर आर न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपने नाम सुन रखा है, हीट ऑफ फ्यूज़न हो गया, वेपराइजेशन हो गया, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन हो गया, एट्सेट्रा, विच शो पीरियोडिक वेरिएशन। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। बट यहाँ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मेन हमारी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। जिसमें आज हम जो स्टडी करेंगे उसमें हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। बाकी जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात भी करेंगे, बैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, एनॉमलस बिहेवियर, उसका भी स्टडी करेंगे। पर सबसे पहले हम यहाँ उठाते हैं एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस एक्चुअली होता क्या है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एक डिस्टेंस होता है, किसका? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सेंटर होता है न्यूक्लियस का, वहाँ से किसी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। सिंस इट इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि ये काफ़ी छोटा होता है जिसकी वजह से इसे हम मेज़र आसानी से नहीं कर पाते। वी मेज़र यूजिंग द बिलो टर्म्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। इसके लिए हम इनको 3 तरह से स्टडी करते हैं। एक होता है कोवलेंट रेडियस, एक होता है हमारा मेटालिक रेडियस और एक होता है हमारा वन डबल रेडियस। सबसे पहले कोवलेंट रेडियस की बात करते हैं। कोवलेंट रेडियस क्या होता है? हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है? हाफ होता है किसका? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और वो जो न्यूक्लियस है वो सिमिलर एटम की बात हो रही है यहाँ, ये ध्यान रखें। और जो आपस में क्या बना रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियस। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड यहाँ किस तरह के कोवलेंट बॉन्ड की बात की जा रही है? सिमिलर एटम्स के। दिस इज़ यूज इन केस ऑफ नॉन मेटल। इसको हम नॉन मेटल के केस में यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो नीचे आपको यहाँ 2 सिमिलर, ये जो सर्कल के टाइप बने हैं, ये 2 सिमिलर एटम्स हैं। और
बीच में उनके सेंटर में जो है वो 2 न्यूक्लियस हैं, और आप देख सकते हो यहाँ ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में जुड़े हैं मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग। देख सकते हो आप दोनों की बराबर शेयरिंग है इस इंटरसेक्शन में, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट्स पे। अब 2 जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हो ऊपर मार्क कर रखा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर हम इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करते हैं तो वो होता है कोवलेंट रेडियस, वो भी मार्क कर रखा है यहाँ। उसके बाद आती है बात मेटालिक रेडियस की। मेटालिक रेडियस भी क्या होता है? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट मेटल एटम्स। ये भी क्या होता है? हाफ होता है किसका? डिस्टेंस का। कौन से डिस्टेंस का? जो न्यूक्लियस के बीच में होता है। और कौन से मेटल? जो एडजेसेंट मेटल होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इन्हें क्लोज पैक्ड लैटिस ऑफ द मेटल। क्लोज पैक लैटिस क्यों लिखा है? क्योंकि जनरली मेटल जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, तो उनमें क्लोज पैकिंग होती है, इसलिए हम इसे मेटालिक रेडियस बोलते हैं। ये टर्म जो हम मेटल्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो, जो अगर न्यूक्लियस यहाँ खैर मार्क नहीं किया है, बट आप देख सकते हो डायमीटर की फॉर्म में दोनों में मार्क हो रखा है। तो डायमीटर का जो सेंटर होता है आपको पता है वही तो न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ भी 2 न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दिया जाए तो वो मेटालिक रेडियस कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है वंडरवॉल्स रेडियस। वंडरवॉल रेडियस भी क्या होता है? वे भी सिमिलर ही टर्म है। ये भी क्या होता है? हाफ द इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन बिटवीन 2 सिमिलर एडजेसेंट एटम। ये भी वही एडजेसेंट एटम है, उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर, जो न्यूक्लियाई के बीच का उनका डिस्टेंस है उसका हाफ होता है। ठीक है। बिलोंगिंग टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। सेम ही सब्सटेंस के नेबरिंग आस पड़ोस के मॉलिक्यूल हैं इन द सॉलिड स्टेट। ये भी सॉलिड स्टेट के केस में ही आता है। इसे हम ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में ही स्टडी करते हैं, इसलिए इसे हम वंडरवॉल रेडियस ऑफ दैट एटम भी बोलते हैं। जो वंडरवॉल रेडियस होता है वो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है मेटालिक रेडियस से, और मेटालिक रेडियस ग्रेटर होता है कोवलेंट रेडियस से। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि जो एटॉमिक रेडियाई है अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप कैसे वेरी करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड की। अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं एक पीरियड में, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है अलोंग द पीरियड। जैसे हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ भी गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लिथियम के बाद हम बेरिलियम में गए हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये इन सभी में हर एटम जो आता जाता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है एडिड होते जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ता जाता है आउटर एनर्जी शेल में। इलेक्ट्रॉन्स विद इन ए शेल कैन नॉट शील्ड ईच अदर। अब एक ही शेल है, उसी में ही इलेक्ट्रॉन जुड़ते जा रहे हैं, वो कितनी शील्डिंग करेंगे न्यूक्लियस से, कितना उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस पर चार्ज होता है और उनकी इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन उसकी न्यूक्लियस के साथ होगी। सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज़ करता है अक्रॉस द पीरियड। जिससे क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। आपको पता है नेगेटिव चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे को जब खींचेंगे तो नेचुरली है उनकी जो अट्रैक्शन की वजह से साइज़ जो वो कम हो जाता है। एटॉमिक रेडियाई अलोंग द ग्रुप की बात करें तो मूविंग डाउन ए ग्रुप, नीचे की तरफ जाएं अगर पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फील्ड इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज। आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे, खैर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा, पर शेल्स जो हैं एन की वैल्यू KLMN शेल की बात कर रखी है हमने, n = 1 होता है, अगर नीचे आएंगे तो 2 हो जाएगा, 3, इसी तरह से n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। पर द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम। उस केस में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम रहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ए ग्रुप आर एक्सपोज टू सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस तो एक ही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, तो जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे शेल इंक्रीज़ करते जाएंगे न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप की, तो आपको पता है एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज़ ही करेगा। उसके बाद बात करते हैं हम आयनिक रेडियाई या आयनिक रेडियस की। द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम
द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप टू विच इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन काउंट। वो इफेक्टिव चांस किसका, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस का किसी आयन के लिए, जहाँ तक उसकी एक फील्ड होती है। आपको पता है एक फील्ड, एक अट्रैक्शन होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस की। उसी तरह से अगर हम एनाइन या केटाइन की बात करें तो वो चार्ज होता है, तो चार्ज और न्यूक्लियस के बीच में भी अट्रैक्शन होती है। उस अट्रैक्शन को बोलते हैं, जहाँ तक वो अट्रैक्शन फील होती है वही उसका आयनिक रेडियस होता है। अगर हम यहाँ देखें तो हमने एनाइन और केटाइन दोनों बना रखे हैं, उनका रेडियस भी मार्क कर रखा है, ये इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी मार्क कर रखा है, ये आयनिक रेडियस होता है। मतलब रेडियस ऑफ एनाइन प्लस रेडियस ऑफ केटाइन इज इक्वल टू आयनिक रेडियस। आपने एक बात यहाँ याद रखनी है कि केटाइन जो हमेशा स्मॉलर होता है एनाइन से, ठीक है। अ केटाइन इज स्मॉलर बट द एनाइन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। जो पेरेंट एटम है उसमें जो एनाइनिक पार्ट होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, बट केटाइनिक पार्ट का जो साइज़ है वो छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट हैज़ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम, ठीक है ना। द साइज ऑफ एन एनाइन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम बिकॉज द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट इन इंक्रीज रिपल्शन। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगी, अगर रिपल्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो वो दूर दूर जाएंगे, ठीक है ना। और क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करेगा तो साइज़ जो है ना इनका नेचुरली इंक्रीज़ करेगा। रिपल्शन की वजह से आपको पता है साइज़ बढ़ता ही है। अच्छा, उसके बाद आती है हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम एंथैल्पी को हम एनर्जी भी बोलते हैं, इसे हम आई से भी डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये एक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी आइसोलेटेड गैसीय न्यूट्रल एटम का, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि इट इज़ द एनर्जी टू रिमूव द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम और आयन इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज फॉर बिलो रिएक्शन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो यहाँ एक मेटल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी ये चीज़ नहीं है कि भाई एक बार अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो दोबारा उससे निकाल नहीं सकते, उसको हम सक्सेसिवली दोबारा से भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसी M पॉजिटिव आयन को उठा के चलें तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो M डबल प्लस हो जाता है, प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं किलोजूल पर मोल। आपने यहाँ ये याद रखना है कि द क्लोजर एंड मोर टाइटली बाउंड एन इलेक्ट्रॉन इज़ टू द न्यूक्लियस। अगर क्लोजर होगा और मोर टाइटली बाउंड होगा कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ, तो उतना ही मुश्किल होगा उसे उससे रिमूव करवाना। यानी कि एंड द हायर इज़ इट्स आयनाइजेशन एनर्जी विल बी, उतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहली आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होती है कि पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी। द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सेकेंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी फ्रॉम द यूनिवैलेंट आयन। क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि पहले ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है उससे, तो उसके ऊपर पहले से यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से उसको यूनिवैलेंट बोला जा रहा है। और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि वो जो एनाइन बना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसी में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इसलिए यहाँ लिखा गया है यूनिवैलेंट आयन टू फॉर्म द डाइवैलेंट आयन, जिसकी वजह से वो टू पॉजिटिव चार्ज बना देता है। इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है जब तक इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं। जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तब हम उसे रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक। इस केस में भी हम अलॉन्ग द पीरियड और अलॉन्ग द ग्रुप्स ट्रेंड्स को स्टडी कर लेते हैं, ट्रेंड्स अलॉन्ग पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ़्ट टू राइट का मतलब है पीरियड की बात हो रही है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती, इंक्रीज़ करती है अक्रॉस ए पीरियड। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करेगा। आपको पता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करने का मतलब है कि साइज़ छोटा हो जाएगा। जितना छोटा होगा साइज़ उतना ही मुश्किल होगा उसे तोड़ना, यानी कि उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या करती है, इंक्रीज़ करती है और एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है,
ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज मूविंग डाउन ए ग्रुप, अगर नीचे की तरफ जाएं ग्रुप में तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना शुरू करता है। इंक्रीज़ कैसे करता है? अगर डाउन द ग्रुप जाएँ तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करने का मतलब है साइज़ बढ़ेगा ही, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो बढ़ गया, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस बढ़ा तो साइज़ भी तो बढ़ेगा। तो अगर बात करें ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज़। ग्रुप 1 के एलिमेंट की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए स्टेबल ऑक्टेट। ठीक है, स्टेबल ऑक्टेट जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन का, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, सॉरी आसान। लो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आपको पता है फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वगैरह आते हैं। लिथियम की बात करें तो उसके पास 3 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो छोड़ दे तो वो क्या बन जाता है, हीलियम स्टेबल गैस। और अगर सोडियम एक छोड़ दे तो नियॉन बन जाता है, वो भी नॉबल गैस है। तो मतलब लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि उसे आसानी से रिमूव किया जाता है, जिसकी वजह से ग्रुप 1 के एलिमेंट जो वो लो आयनाइजेशन एनर्जी को शो करते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन अगर वो रिमूव कर दे तो वो एकदम से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जिसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। इट इज़ द एनर्जी चेंज दैट अकर्स। एनर्जी चेंज कब होती है? जब एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऐड किया जाता है किसी गैसियस एटम में। एटम्स विद स्ट्रॉन्गर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, उसी केस में ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। अब फिर से यहाँ भी हम ट्रेंड्स को स्टडी कर लेते हैं। पहले ट्रेंड्स अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं। सम जनरलाइजेशंस कैन बी मेड अबाउट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ऑफ सर्टेन ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। अगर ग्रुप 2 की बात करें, फर्स्ट तो अल्कली मेटल का होता है, दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। हैव लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू, इनकी कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू होती है। दीज एलिमेंट्स आर रिलेटिवली स्टेबल। क्यों स्टेबल होते हैं? बिकॉज दे हैव फिल्ड एस सबशेल। आपने देखो भले कुछ एक एलिमेंट है उनमें पी ऑर्बिटल का यूज़ हो जाता है, बट यहाँ अगर आप देखें एज ए होल तो यहाँ जितने भी एलिमेंट आते हैं उसमें एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इनकी कम होती है। ग्रुप 17 एलिमेंट की बात करें तो वहाँ आते हैं हमारे हेलोजन्स, जिसमें आते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। ठीक है, तो द हेलोजन्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनकी होती है बिकॉज द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर उन्हें एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो कम्प्लीटली फिल्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है नॉवल गैस की, उसको अचीव कर लेते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स की बात करें जिसमें नॉवल गैसेज आती हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो लगभग 0 के ही बराबर होती है, उनके नज़दीक ही होती है। सिंस ईच एटम पोजेसेस अ स्टेबल ऑक्टेट, क्योंकि हर एटम के पास अपना एक स्टेबल ऑक्टेट होता है और उसे किसी और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। एलिमेंट्स ऑफ अदर ग्रुप्स, अगर बाकी ग्रुप की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो वो लो रहती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज कब डिक्रीज़ करती है? जब हम मूविंग डाउन द ग्रुप जाएं, बिकॉज अ न्यू इलेक्ट्रॉन वुड बी फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप जुड़ता है मतलब शेल भी का साइज़ भी तो बढ़ता है, तो वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है और साइज़ जो है एटम का वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि शेल जो बड़े होते हैं डाउन द ग्रुप, शेल बढ़ेंगे तो नेचुरली साइज़ तो बढ़ेगा ही, जिसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ कर जाती है। उसके बाद ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड स्टडी करें अगर, तो इन ए पीरियड द हैलोजन विल हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर पीरियड की बात करें तो हैलोजन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। क्यों? क्योंकि उसके पास नोबल गैस फैमिली है। ठीक है ना, विल हैव द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम शो करते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म कर देगा। आज हमने जो यहाँ स्टडी की हैं 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं फिज़िकल एलिमेंट्स की, वो स्टडी की हैं कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरिएशन होती है इन प्रॉपर्टीज़ की। एक इनकी मेन प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो अभी बच रही है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और एनोमलस बिहेवियर, उनको भी हम अगले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो से कंसर्निंग
मतलब पिछले टॉपिक की अगर पूरी इस तरह से स्टडी करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या जो इसके साथ आई कार्ड्स हैं उस पर भी लिंक दे रखा है, वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।